हेलो दोस्तों, एस के झा सर की जो बुक है उसका हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, 2 चैप्टरों का। आज हम लोग इसके तीसरे चैप्टर जिसका नाम कोशिका विभाजन है उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह आपको रेलवे की जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है एवं अन्य सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में आपको मदद साबित होगी। आशा है दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स कर लीजिएगा और सारी वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। दोस्तों, तो यह निर्माण होता है आपको मियोसिस द्वारा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो यह विभाजन दोस्तों कोशिका प्लेट द्वारा होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है कि किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। दोस्तों, तो यह होता है आपको एस फेज में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आते हैं चौथे सवाल पे दोस्तों। तो चौथा सवाल कह रहा है कि कौन सी अवस्था सबसे छोटी है। तो दोस्तों, तो मेटा फेज जो है वह सबसे छोटी अवस्था है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है पांचवा सवाल कह रहा है कि किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। दोस्तों, तो यह विभाजित होता है आपको एनाफेज, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं छठे सवाल पे। छठा सवाल कह रहा है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो यह दोस्तों 2 का निर्माण होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सातवां सवाल कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों, तो यह होता है आपको जनन कोशिकाओं में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आठवां सवाल कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। दोस्तों, तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 9 नंबर सवाल कि विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। दोस्तों, तो यह गायब हो जाती है आपको मेटाफेज में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 10 नंबर सवाल पे देखते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है आपका समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की होती है। दोस्तों, तो यह होती है आपकी बराबर होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव थे वो खत्म हो गए। आते हैं दोस्तों अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आपका देखिए दोस्तों पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बनेंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। दोस्तों, तो यह है आपका स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। इसके वजह से दोस्तों स्वादिष्ट भोजन देखकर हम लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आगे आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरे नंबर सवाल कह रहा है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। दोस्तों, तो मानव में पित्त का स्राव यकृत में होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। और दोस्तों पित्त जमा होता है आपको पित्ताशय में, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। आगे आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है आपका बाइल का स्रोत होता है। आगे आते हैं बाइल का स्रोत होता है। दोस्तों, तो बाइल का स्रोत आपका जिगर से होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। दोस्तों, तो खरगोश की सबसे अधिक लंबी आंत है इन ऑप्शनों की अपेक्षा। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान से कम होता है। दोस्तों, तो मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों की सड़न
शुरू हो जाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 7वां सवाल कर रहा है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। दोस्तों तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को हम लोग रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आते हैं 8वें नंबर सवाल पे। 8वां नंबर सवाल आपको कह रहा है कि निम्न में से, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। 8वां नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों तो आप लोग इसको जानते हैं, ये ट्रिप्सिन का स्राव आपको अग्नाशय के द्वारा होता है। आगे आते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल कर रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। दोस्तों तो मानव शरीर में आप लोग जानते हैं कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। आगे आते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। दोस्तों तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपका यकृत है। आते हैं जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आते हैं 11वें सवाल पे। 11वें सवाल का निम्न में से खाली स्थान ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों तो वासा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आते हैं 12वें सवाल पे। 12वां सवाल कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वासा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। दोस्तों तो इसका पाचन आपको छोटी आंत में होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे आते हैं 13वें नंबर सवाल पे। 13वां नंबर सवाल कर रहा है कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, यानी कि आपका जो फेरोमोन जो है वह क्या कह रहा है कि एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि थोड़ा जूम कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल आपको बोल रहा है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। दोस्तों तो यह आपका विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। आगे आते हैं 15वें सवाल पे। 15वां सवाल कर रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आते हैं आगे आते हैं दोस्तों 16वें नंबर सवाल पे। 16वां नंबर सवाल कर रहा है कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। दोस्तों तो केला आपके विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं हम लोग 17वें सवाल पे। 17वां सवाल कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए। 17वां सवाल कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताया जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। दोस्तों तो यह हो जाएगा आपके विटामिन के, जिसके वजह से क्या होता है, खून बहने लगता है। आगे आते हैं, अगर विटामिन के नहीं रहे तो थक्का नहीं बनेगा। आगे आते हैं 18वें नंबर सवाल पे। 18वां नंबर सवाल कर रहा है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक बीमारी होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 19वें सवाल पे। 19वां सवाल कह रहा है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। तो दोस्तों रक्त स्कंदन के लिए आप लोग भली बात जानते हैं, इसके लिए विटामिन के की जरूरत होती है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 20वें सवाल पे। 20वां सवाल कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, 20वां सवाल, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है। दोस्तों तो रिकेटस बीमारी आपको विटामिन डी की कमी से होती है, या दोस्तों हड्डियों की बीमारी है। आपको आगे आता है 20वें नंबर सवाल पे। 20वां नंबर सवाल आपको हो गया है। आते हैं 21वें नंबर सवाल पे। 21वां नंबर सवाल आपको कह रहा है कि पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति खाली स्थान का लक्षण है। दोस्तों तो यह लक्षण है आपके मानव अवशिष्ट से संदूषण, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 22वें सवाल पे। 22वां सवाल आपको कह रहा है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में खाली स्थान शामिल होता है।
दोस्तों तो यह शामिल होता है आपको HCl, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं आप दोस्तों 23वां सवाल। 23वां सवाल कह रहा है कि हमारा दंत वल्क यानी कि इनेमल से बना होता है। दोस्तों तो जानते हैं कि शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, यह बना होता है आपको कैल्शियम फॉस्फेट का, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 24वें सवाल पे। 24वां सवाल कह रहा है कि दांत का एनेमल किससे बना है। दोस्तों अभी इसका आंसर देखे हैं दोस्तों, तो यह बना है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं 25वें सवाल पे। 25वां सवाल देखते हैं। 25वां सवाल आपको कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 25वां सवाल कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय संबंधित है। दोस्तों तो यह संबंधित है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिए गए 1, 2, 3। एक बार तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म के बारे में शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय, ये सारे कार्य मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। आगे आते हैं हम लोग 25वें सवाल पे। 25वां सवाल हो गया, सॉरी 26वें सवाल पे आते हैं। 26वां सवाल कह रहा है, 26वां सवाल आपको कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पीत रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है। दोस्तों तो इसका उत्पादन आपको यकृत में होता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। और इस जमा होती है कहाँ पे, पित्ताशय में जमा होती है। आगे आते हैं 27वें सवाल पे। दोस्तों तो 27वां सवाल कह रहा है कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। ये दोस्तों तो पीत जो है आपका पित्ताशय में संग्रहित होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 28वें सवाल पे। 28वां सवाल आपको कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। दोस्तों तो यह कहलाता है आपका इंडोस्कोप, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं 29वें सवाल पे। 29वां सवाल कर रहे हैं, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो यह प्रयोग किया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, कितना बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे आते हैं दोस्तों 30वें नंबर सवाल पे। 30वां सवाल दोस्तों कह रहा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। दोस्तों तो भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग 31वें सवाल पे। 31वां सवाल करेंगे, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिगर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं 32वें सवाल पे। 32वां सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। दोस्तों तो मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट वाला पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों तो हृदय जो है आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जो हिस्सा है उनको देख लेते हैं। यकृत आपका हिस्सा है, आमाशय हिस्सा है और मुंह आपका पाचन तंत्र का हिस्सा है। 34वें नंबर सवाल को एक बार देख लेते हैं। 34वां नंबर सवाल आपको कह रहा है कि निम्नलिखित इसमें से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। दोस्तों तो होमोडोंट जो दांत है आपको मछली में पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल पे। 35 नंबर का डिओडेनम खाली स्थान का भाग है। दोस्तों तो डिओडेनम आपको दोस्तों ये छोटी आंत का भाग है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों कह रहा है कि एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000 से 8000 तक, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। स्वाद कलिकाएं दोस्तों इस स्वाद की अनुभूति कराती हैं। आगे आते हैं 37वें सवाल पे। 37वां सवाल कह रहा है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से गुदा तक खाली स्थान मीटर लंबा होता है। दोस्तों तो यह 9 मीटर लंबा होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको
डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, 37 सवाल हो गए हैं, 38 सवाल पे आते हैं। 38वां सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है आपको, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर ए असत्य है। इसके बाद इसका सत्य कथन देख लेते हैं। सत्य कथन कह रहा है कि यह भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? दोस्तों तो अंतःग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। आगे आते हैं 40वें सवाल पे। 40वां सवाल करता है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, खाली स्थान गति कहा जाता है। दोस्तों तो इन्हें क्रमाकुंचन गति कहा जाता है, ठीक है, क्रमाकुंचन गति इनको कहते हैं। आगे आते हैं दोस्तों 41वें सवाल पे। 41वां सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? दोस्तों तो वायु कोशिका जो है आपके मानव आहार नली का भाग नहीं है। आगे आते हैं 42वें सवाल पे। 42वां सवाल कह रहा है कि लार में खाली स्थान एंजाइम होता है। दोस्तों तो लार में आपका एमाइलेज एंजाइम होता है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 43वां सवाल पे। 43वां सवाल कह रहा है दोस्तों कि 43वां सवाल कह रहा है कि एंजाइम टाइलिन खाली स्थान में पाया जाता है। दोस्तों तो यह पाया जाता है आपको एंजाइम टाइलिन आपका लार में, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। 44वें नंबर सवाल पे आते हैं। 44वां नंबर सवाल कह रहा है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इन्हें दोस्तों ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 45वें सवाल पे। 45वां सवाल कह रहा है कि पित्त के कार्य को खाली स्थान कहा जा सकता है। दोस्तों इन्हें पायसीकरण कहा जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में है। आगे आते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल पे। 46 नंबर सवाल आपको कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 46 नंबर सवाल आपको कह रहा है दोस्तों कि अग्नाशयी रस में मौजूद खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। दोस्तों तो यह ट्रिप्सिन जो है एंजाइम अग्नाशयी रस में जो मौजूद होता है, जो एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। आगे आते हैं दोस्तों 47वें सवाल पे। 47वां सवाल कह रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली स्थान होती है। दोस्तों तो यह वसा का पायसीकरण करती है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 48वें सवाल पे। 48वां सवाल कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? दोस्तों तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों तो इसका रासायनिक फार्मूला भी याद कर लीजिए। रासायनिक फार्मूला है दोस्तों HCl होता है, ठीक है, कभी कभी ये भी दे देता है। आगे आते हैं दोस्तों 49वें सवाल पे। 49वां सवाल कह रहा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। दोस्तों तो यह भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होता है और रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 50वें सवाल पे। 50वां सवाल दोस्तों आपको कह रहा है, इधर कर लेते हैं। हाँ दोस्तों 50वां सवाल देख लेते हैं। 50वां सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि खाली स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। दोस्तों तो ग्रसनी जो है आपका मानव में भोजन और हवा के लिए एक ही मार्ग है, सामान्य मार्ग है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यकृत खाली स्थान कार्य करता है। दोस्तों तो यह पाचन का कार्य करता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
आगे आते हैं 53 नंबर सवाल पे। 53 नंबर सवाल का है खाली स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। दोस्तों तो यह होता है गर्भाशय में, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 54 नंबर सवाल पे। 54 नंबर सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल में कह रहा है कि गले में खाली स्थान के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में दोस्तों उपवास्ति के छल्ले मौजूद होते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल है। 55 नंबर सवाल, लार ग्रंथि से खाली स्थान एंजाइम स्रावित होता है। दोस्तों तो यह आपके एमाइलेज से स्रावित होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 56 नंबर सवाल पे। 56 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मानव पाचन तंत्र में खाली स्थान से पीत रस का स्राव होता है। दोस्तों पीत रस का स्राव आप लोग दोस्तों जानते हैं, इसका स्राव यकृत से होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है दोस्तों आपको छोटी आंत में संभव होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 58 नंबर सवाल पे। 58 नंबर सवाल कह रहा है कि एंजाइम है। दोस्तों एंजाइम है आपका प्रोटीन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे आते हैं दोस्तों 59 नंबर सवाल पे। 59 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। दोस्तों तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है आपको दोस्तों जाइमे, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 60वें सवाल पे। 60वें सवाल कह रहा है कि जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। दोस्तों तो यह उत्तरदायी पदार्थ है आपको एंजाइम, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों 61 नंबर सवाल पे। 61 नंबर सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। दोस्तों तो यूरिया जो है आपको यकृत का एक कार्य है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दोस्तों सवाल एक बार देख लेते हैं कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। दोस्तों तो इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल दो सही है, जो आपका दिया गया है लाइपेज के कारण, जो ऑप्शन नंबर आपको ठीक है दोस्तों। लाइपेज के कारण जो है होता है ना, लिपिड्स का पाचन लाइपेज के कारण होता है, जो आपका दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। आगे आते हैं दोस्तों 63 नंबर सवाल पे। 63 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। दोस्तों तो मानव शरीर में जो पेप्सिन है आपका ये पाचक एंजाइम नहीं है। तो दोस्तों पाचक एंजाइम कौन कौन से है, ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रीन है और टाइलिन है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि कथन ए हमारे आहार नाल में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कथन आर कह रहा है अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गलत है, परंतु आर सही है। दोस्तों ए गलत है, आपका आर क्या है, सही है। आर कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को हम लोग क्षुद्रांत में उसको क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। आगे आते हैं दोस्तों 65 नंबर सवाल पे। 65 नंबर सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। दोस्तों तो प्रोटीन के पाचन में दोस्तों आपको ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सहायक है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। दोस्तों तो यह है आपका एमाइलेज, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपका मनुष्य में
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है दोस्तों? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है आपको दोस्तों मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपको रेनिन है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपको कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो लार में आपका दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल का निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है दोस्तों? तो वह अंग आपका यकृत है, जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे पित्त यानी कि बाइल जमा होता है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि पित्त जमा कहाँ होता है दोस्तों? तो पित्त जमा होता है आपको पित्ताशय में, और इसका स्रोत यकृत है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो दोस्तों तो यह कार्य करता है आपको प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पुच्छ जो है, पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है दोस्तों? तो यह बृहदान्त्र जो होता है ना, उससे संलग्न होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? ह्रासवान क्रम है, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। एक बार वो देख लेते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है दोस्तों? ह्रासवान क्रम है तो यह है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। आगे आते हैं दोस्तों 75 नंबर सवाल पे। 75 नंबर सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों? तो यह पनीर जो है दोस्तों, यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। आप लोग दोस्तों पनीर खूब खाते होइएगा। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में दोस्तों 20 जो दांत होते हैं वह 2 बार विकसित होते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों यह सेट ख़त्म हो गई दोस्तों। अगर यह दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों, तो आगे की और सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।